बड़ी खबर पर बड़ी बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। जनसंख्या को लेकर एक बहस चढ़ी हुई है और इस बहस के पीछे जो वजह है वो ये है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक समानता की बात हो रही है, समान नीति बनाने की बात हो रही है, समान कानून बनाने की बात हो रही है। और क्योंकि ये बात संघ की तरफ से कही जा रही है, आरएसएस की तरफ से कही जा रही है, तो जाहिर तौर पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं देश में जो इसके खिलाफ अब अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन अगर देश के भविष्य को लेकर बात हो रही है, उज्जवल भविष्य को लेकर बात हो रही है, और यह भी बात हो रही है कि अगर इसी आकार से देश की जनसंख्या आगे बढ़ती रही तो वो लोग और देश के बहुत बड़े वर्ग के वो लोग जो अब तक कहते रहे हैं कि संसाधनों पर पूरा हक नहीं मिल पा रहा है लोगों को, उनको क्या जवाब इस बहस के बाद मिलने वाला है? क्योंकि जब संसाधनों पर समान हक की बात हो रही है, समानता की बात हो रही है, तो फिर संसाधन जुटाने भी होंगे। और इतनी बड़ी जनसंख्या को लेकर किस तरह से संसाधन जुटाए जाएंगे, ये एक बहस का विषय है जिसको लेकर संघ प्रमुख ने पहले बात की और आज फिर से इस बारे में बहस छिड़ गई है। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा और जुड़ेंगे बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ इस बहस में। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो आपत्तियां क्या हैं जो इसे हवा दे रही हैं। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं उन बड़ी बातों से जो संघ प्रमुख से लेकर आरएसएस की तरफ से सामने आई। देश का पर्यावरण कितने लोगों को खिला सकता है, कितने लोगों को झेल सकता है, इतने लोगों के शिक्षा की, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था हम कर सकेंगे, इतने लोग काम करेंगे, रहेंगे भी, क्या क्या करना पड़ेगा। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता, और इसलिए जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। जनसंख्या असंतुलन की और कई जगह पर इस असंतुलन के कारण देश के बाहर अन्य देशों में उस देश के विभाजित करने की नौबत भी आई। पिछले 50 वर्षों में ऐसी स्थिति भी आई। भारत में विभाजन भी हुआ, सूडान में हुआ, कोसोवा का जन्म हुआ, ईस्ट तिमोर का जन्म हुआ, इंडोनेशिया को एक हिस्से को अलग करके। तो इस दृष्टि से भी एक सतर्कता, सजगता समाज के अंदर रहना चाहिए। इन बातों को जो विजयदशमी भाषण में संसद ने स्पर्श किया था, उसके आधार पर करणीय बातों के संदर्भ में यहाँ चर्चा हुआ। इसलिए अपने यहाँ समाज में इसके प्रबोधन होना चाहिए, जनजागरण करना चाहिए। इसलिए स्थान स्थान पर स्थानीय लोग मिलकर इस विषय में जानकारी दें और देश में एक समग्रता से, एकात्मता से सभी को लागू होने वाली जनसंख्या नीति बने। मैं समझता हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर पास होगा, ये सिर्फ माइनॉरिटीज को टारगेट करना ऐसी बात नहीं है। जो सिर्फ माइनॉरिटीज टारगेट हो जाएगा, सब खुश हो जाओ, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मेजोरिटी को भी टारगेट कर रहे हैं। आप बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, सिख हैं, और जो आप जाएंगे दलित भाई हैं, इनके अलग अलग लॉज है, वो सबको बर्बाद करके एक लॉज कभी नहीं ला सकते। जब देश में समग्र नीति की बात हो रही है, समानता की बात हो रही है, तो फिर धर्म कहां से बीच में आ जाता है? क्योंकि आपने अभी अभी जो आवाजें सुनी, जो बयान सुने, उनमें ये बात बार बार कुछ वर्गों की तरफ से की जा रही है कि धार्मिक आधार पर असमानता की कोशिश होगी। लेकिन अगर ये डेटा सामने आता है कि हर साल 2 करोड़ जनसंख्या में आबादी जो है वो बढ़ रही है, तो फिर आखिर संसाधनों की बात जब आती है तो वो कहां से इकट्ठा होंगे? रोजगार की जब बात आती है तो वो कहां से पैदा होंगे? और खासकर जब सरकारी नौकरियों की बात आती है तो इतनी सारी सरकारी नौकरियां कहां से पैदा होंगी?
ये जवाब देने की जरूर कोशिश है। बेहद ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गया है, मैं उनसे आपका परिचय कराऊं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए 5 की पंचायत। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। तो डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत और हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान 5 की पंचायत के इस शो में आज जुड़ चुके हैं। मैं आपका परिचय अपने मेहमानों से सीधे करा दूं। हमारे साथ अंबर जैदी जी जुड़ गई हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और इन सब मसलों पर हम उनसे लगातार बात करते रहते हैं। हमारे साथ मनु गौर जी जुड़ गए हैं, जो कि पॉपुलेशन एक्सपर्ट हैं और कई सारे जनसंख्या मामलों से जुड़े हुए विषयों पर उन्होंने थीसिस भी लिखी हैं और इस बारे में वो लगातार अपनी राय रखते रहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जुड़ रहे हैं, जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजनीति का विषय क्या है ये। और स्टूडियो में हमारे साथ फिरोज बख्त अहमद जी जुड़ रहे हैं, जो कि स्कॉलर हैं इस्लामिक और इन विषयों पर बात करते रहे हैं। लेकिन एक और खास मेहमान कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपत्ति क्या है। लेकिन आपत्ति मैं जानूं उससे पहले मनु गौर जी, आपने देखा कि देश में जो बहस चल रही है, क्योंकि आप बहुत अरसे से इस मुद्दे पर जनसंख्या को लेकर काम कर रहे हैं, तो इस वक्त देश की स्थिति क्या है और इस बहस के पीछे की वजह क्या है? मनु जी अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्षमा चाहता हूं, अब मेरी आवाज आ रही है? जी 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 मनु जी। जी रीमा जी, सबसे पहले मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि भारत दुनिया का वो पहला देश था जिसने सन 1952 में अपना ऑफिशियल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च करा था, जिसने जनसंख्या के ऊपर दुनिया में सबसे पहले चिंता जाहिर करी। वो देश भारत था और आज वो देश दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। अलग अलग समय पर हम देखें तो जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए बहुत प्रयास हुए हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 42 के द्वारा फैमिली प्लानिंग को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया हो, या हमारा उसके बाद जो हमारी जनसंख्या नीति है वो बनाई गई हो, या हमारा मास आउटरीच प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग के उद्देश्य से अगर हम देखें तो 1974 के बाद से लेकर अब तक आज तक लगभग टैक्स पेयर्स का 3 लाख करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ फैमिली प्लानिंग स्कीम्स के ऊपर खर्च किया जा चुका है। चिंता सिर्फ इस चीज की है क्योंकि दुनिया के लगभग 2% भूभाग पर दुनिया की लगभग, जिस देश के पास दुनिया का लगभग 4% पानी है पीने योग्य यूजेबल वाटर, उस पर दुनिया की लगभग 20% जनसंख्या रहती है। जिस संसाधनों के, जिस जनसंख्या के असंतुलन की बात हमेशा हो रही है, राजनीतिक दल विभिन्न तरह की बातें करते हैं, बेरोजगारी है, प्रदूषण है, आप मिलावट है, आप किसी भी चीज के अगर जड़ में जाएंगे तो उसका मुख्य कारण है सप्लाई और डिमांड का मिसमैच होना। हाँ। इस चीज को कोई क्यों नहीं समझता? जब एक व्यक्ति अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपनी अर्निंग्स के हिसाब से अपना फैमिली साइज डिसाइड करता है, वो ये करता है मुझे कितने बच्चों को जन्म देना चाहिए ताकि मैं उनकी अच्छे से भली प्रकार परवरिश कर सकूं, तो इस देश का फैमिली साइज
इस देश की पॉकेट, इस देश के अर्निंग मेंबर्स की पॉकेट, इस देश के टैक्स पेयर्स की पॉकेट के हिसाब से क्यों नहीं डिसाइड होना चाहिए? ठीक है, ठीक और है। इसमें अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो ये हमारा एक सेकुलर देश है जिस पर समान रूप से नीति बनाने की आवश्यकता है। इस पर जो भी लोग धर्म के आधार पर बातें करते हैं वो इस गंभीर विषय से सिर्फ पिछले 75 सालों से 78 सालों से ये विषय छूटता रहा है। हाँ। सिर्फ इन्हीं बहस के कारण। तो हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को कैसा भारत देकर जाना चाह रहे हैं, जरा इस पे चिंता करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, और मैं एक एक करके पहले सबका रिएक्शन ले लेती हूँ, उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मैं जरा जो हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं जेडीयू से, राजनीतिक दल इस पर क्या सोचे, क्योंकि इसीलिए देखिए आज मैंने सत्ताधारी पार्टी को यहां पर नहीं बुलाया है क्योंकि उनका व्यू लगभग सबका पता है। जेडीयू इस बारे में क्या सोचती है? क्या देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर समान नीति का आप विरोध करते हैं या आप चाहते हैं कि वाकई में भविष्य के लिए एक नीति बने? सुनील जी अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर सुनील। जनसंख्या नियंत्रण राज्य के विकास के लिए और देश के विकास के लिए एक प्रभावी और जरूरत है, लेकिन इसको किसी धर्म विशेष से लिंक करना ये उचित नहीं है। भाजपा नेताओं का जो देखते हैं इसे धर्म विशेष से लिंक करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का जो प्रयास करते हैं भाजपा करती है वो निंदनीय है, भर्त्सनीय है। क्योंकि अभी देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, खाद्य वस्तुओं पर पहली बार जीएसटी लगा है। महंगाई का तो ये बेरोजगारी का तो ये आलम है कि भाजपा ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के वायदे किए थे, 8 वर्षों में 16 करोड़ हो गए। रोजगार देने की बजाय जितने रोजगार थे वो चली गई, वो ठेके प्रथा में आ गया, और इसके साथ ही वो जुमलेबाजी केवल। तो इन सब मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ये जनसंख्या नियंत्रण, धार्मिक का संतुलन, ये सब बातों को वो लाती है ताकि जनता इसमें उलझी रहे और असली मुद्दे से ध्यान भटकाया जाए। क्योंकि इसी के कारण अगर देखेंगे तो बिहार में गत कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आए थे, उन्होंने सीमांचल ही क्यों चुना? सीमांचल चुना क्योंकि एक धर्म विशेष के व्यक्ति वहां ज्यादा रहते हैं। इनकी मंशा थी कि कैसे वहां हम धार्मिक असंतुलन करें, धार्मिक सद्भाव को बिगाड़े और जहर की खेती बोकर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास नहीं कर सकी। क्योंकि नीतीश सरकार ऐसे मामलों में काफी सजग होती है और हम लोगों ने जनता के बीच में आह्वान किया कि भाजपा के इस तरह के चीजों से बचे। डॉक्टर सुनील जो आप बात कह रहे हैं वो एक अलग तरीके का पॉलिटिकल डिबेट है जो आप एक मुद्दा उठा रहे हैं। मैं आज एक अलग तरीके से बहस करना चाह रही थी और इसीलिए मैं जानना चाह रही थी कि जेडीयू क्या चाहता है, क्योंकि आपने रोजगार का मुद्दा खुद ही उठा लिया। क्या जिस तरह से नीतीश कुमार ने और तेजस्वी यादव ने नौकरी देने का वादा किया है, आप दे पाएंगे सबको? इसी तरह से अगर जनसंख्या बढ़ती रही साल दर साल तो क्या सबको आप लोग इसी तरह सरकारी रोजगार, नौकरियां, ये सब में लेकर आ पाएंगे? देखिए, मैं फिर कहता हूं, जनसंख्या नियंत्रण जरूरत है। हमारी सरकार और नीति और जेडीयू की पूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन ये जनसंख्या ही हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है, यही हमारी पूंजी है। इस बात को नहीं जी डॉक्टर सुनील। जनसंख्या ही हमारी पूंजी है, हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज ही हमारी पूंजी है, वो भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन ये जनसंख्या नियंत्रण को किसी धार्मिक लोगों से लिंक करना और जनसंख्या नियंत्रण के बहाने मुद्दे का भटकाव कर एक धर्म विशेष को इसके लिए दोषी ठहराना ये उचित नहीं है। नहीं, बिल्कुल डॉक्टर सुनील, लेकिन कौन धर्म को बीच में ला रहा है? अगर आपने बयान सुने हो किसी भी पार्टी की तरफ से, चाहे वो बीजेपी हो या संघ ने जिस तरह से ये मुद्दा छेड़ा, कहीं पर भी किसी धर्म की तो बात ही नहीं हो रही ना, किसी धर्म का नाम नहीं लिया जा रहा है। समान नीति की बात हो रही है, समानता की बात हो रही है, देश में समान नीति, समग्र नीति की बात हो रही है, तो धर्म कहां से बीच में आया? सामान्य नीति जो भी हो, हाँ। ये सभी लोगों के जितने स्टेक होल्डर से उसके आम राय, आम विचार से हो। ऐसा नहीं हो कि हम किसी पर कोई चीज को थोपे
और आम राय से होनी चाहिए। और ऐसा कैसे नहीं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, एक सेकेंड, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने अनेकों नेक बार ये बातें कही है कि एक धर्म विशेष के लोगों के ज्यादा फर्टिलिटेट होने के कारण और घुसपैठिए होने के कारण सीमावर्ती, बिहार के सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठिए और उन लोगों के कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है। देखिए, एक तो डॉक्टर सुनील, हमें एक तो जो ऑफिशियल पार्टी का वर्जन हो, ऑफिशियल प्रवक्ता जो बात करें, जो ऑफिशियल नेता जो बात करें, उन पे बात करनी चाहिए ना, उनके बयानों को हमें गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जब पार्टी से भी इन सब बयानों के बारे में पूछा जाता है तो उनकी तरफ से साफ यही बात सामने आती है कि ऑफिशियल लाइन पार्टी की जो है, हमें चर्चा उस पर करनी चाहिए और बहस भी वहीं तक सीमित रखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इतने सारे देश में नेता और इतने सारे सांसद और तमाम लोगों की अगर हम एक एक के बयान पर चर्चा करेंगे तो बेहद ही दर्शकों के लिए भी उसको सुन पाना और टाइम जो है हम वेस्ट ही करेंगे। बहरहाल, मैं जरा, हमारे साथ एक और गेस्ट इस वक्त स्टूडियो में सीधे जुड़ गए हैं, मौलाना साजिद रशीदी जी, क्योंकि उनका जो व्यू है इस मुद्दे को लेकर, मैं जरा उनके पास आऊं, लेकिन मैं अंबर जैदी, क्योंकि महिलाओं को लेकर अंबर जी बात की गई है और इसीलिए आबादी का जब एक नियंत्रण की बात हो रही है, समग्र नीति, समान नीति की बात हो रही है, तो उसमें महिलाओं के रोल की अब बात हो रही है और यही बात संघ प्रमुख की तरफ से भी सामने आई। आप इस बारे में, आपकी क्या राय है? पहले मैं सीधे यही जानना चाहूंगी। रीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे अपने शो पर बुलाया उसके लिए। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम दुनिया की पूरी आबादी की बात करते हैं तो 1.4 अरब दुनिया भर की आबादी है, जिसका 17.5% आबादी भारत की, यानी कि विश्व भर की जो आबादी का 17.5% भारत में रहती है, और दुनिया का हर 6 व्यक्ति में से देखें तो 1 व्यक्ति भारतीय नजर आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी अंबर जी। हाँ, और अगर हम यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से बात करें तो 2023 तक चीन को पछाड़कर भारत दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। लेकिन जो अभी डॉक्टर साहब एक बात कर रहे थे कि भारत में युवा आबादी है, वो हमारा एसेट भी हो सकता है। वो एसेट तब हो सकता है हमारे देश में युवा आबादी बड़ी संख्या में है, अगर हम उस युवा आबादी को सही तरह से हम एम्प्लॉयमेंट और ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड करते हैं और जो विकास की जो वृद्धि है वो लगातार बढ़ती रहती है, तो तब ये हमारे लिए एक एसेट साबित हो सकती है। और अगर वो एक ही स्पीड से लगातार रहता है, बढ़ता है, यानी कि वो उस तरह की वृद्धि नहीं होती कि हमारे लिए वो स्किल वाले जो हमारी एक युवा है, वो हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स जो हमारे लिए है, वो ह्यूमन कैपिटल वो बर्डन के रूप में ना हो, क्योंकि हम उन सारे लोगों को सही से एम्प्लॉयमेंट, सही तरह की स्किल ट्रेनिंग और जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, शिक्षा या फिर चिकित्सा या फिर हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, वो हम उनको सभी पे पूर्ति करने में हम कामयाब रहे। लेकिन एक जो बड़ा जो बहस छिड़ी है वो एक तो महिलाओं को लेकर सबसे बड़ी, क्योंकि हमारी याचिका भी है सुप्रीम कोर्ट में इसी को लेकर कि कितनी सारी ऐसे केसेस आते हैं जिसमें महिलाओं को सही तरह का उनको सही तरह का पोषण नहीं मिल पाता है, सही तरह की चिकित्सा नहीं मिल पाती है गर्भावस्था में, और कई बार ऐसा होता है कि प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु भी हो जाती है। और अक्सर हम ऐसे ग्रामीण परिवेश ही नहीं बल्कि ऐसे परिवेश में भी हम देखते हैं कि महिलाओं पर अगर किसी के 4 लड़के हैं, लड़कियां हैं या 5 लड़कियां हैं, तो उनके ऊपर एक मेल चाइल्ड प्रोड्यूस करने का बड़ा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से अक्सर कई सारे ऐसे केसेस मेरे पास सीमा जी आए जिसमें इस लड़का पैदा करने के प्रेशर में महिलाओं की जान गई है। तो एक ये भी बात है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा बहस जो शुरू हुई है वो ये कि हमारे जो सीमावर्ती इलाके हैं उसमें जो एक धार्मिक असंतुलन पैदा हुआ है, अभी पिछले कुछ हम अगर पुलिस रिपोर्ट्स या फिर जो हमारी एजेंसीज की रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से, जो कि कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और हमारे पास आगे भविष्य में अगर हमने देखा भी है, जो एक्सपर्ट्स भी हैं जो कट्टरपंथ और आतंकवाद को लेकर अपनी राय देते हैं, इसी तरह से जब ये धार्मिक असंतुलन पैदा होता है फिर उसी के चलते कट्टरपंथ होता है और कहीं ना कहीं आतंकवाद की तरफ वो आगे बढ़ता है। और पलायन भी हम देखते हैं, जैसे राजस्थान और उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो ये 2 बड़े स्टेट है जहां पर बड़े स्तर पर ये धार्मिक असंतुलन पैदा हुआ है। और आगे चलकर हमें पता है कि कहीं ना कहीं फिर पलायन होता है और लोगों में इनसिक्योरिटी और बहुत सारी ऐसी समस्याएं आगे उत्पन्न होती है। तो बहुत जरूरी है कि हमें एक समग्र नीति जो सब पर समानता से लागू हो, इसमें हमें धर्म नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सभी भारतीय हैं और सभी का जो भी हमारे रिसोर्सेज है सबका उस पर हक है। और अगर
एक सीमित जनसंख्या है, उसको सही तरह के अपॉर्चुनिटीज देने में सरकार सक्षम रहती है और जो नीतियां बनती है उसका फायदा भी सबको सही तरह से मिलता है। ठीक है, ठीक है। फिरोज साहब मैं आपके पास आऊं, लेकिन जरा मौलाना रशीदी जी, धर्म को क्यों बीच में लाया जा रहा है? समग्र नीति की बात हो रही है, देश के भविष्य से जोड़कर बात की जा रही है और देश के भविष्य की बात हो रही है, क्योंकि संसाधनों पर अगर सबके हक की बात है तो सबका हक समान नीति पर भी होना चाहिए ना, तो फिर बहस किस बात की है? नहीं, सवाल ये है कि हिंदू मुस्लिम इसको कर कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं, मुसलमान तो नहीं कर रहा है कोई। किसने किया? किसी मुसलमान का अगर कोई बयान इस तरह का आया हो तो मुझे आप दिखा दीजिए। कोई बयान किसी मुसलमान का नहीं आया। आरएसएस के बयान दिखा दीजिए। बीजेपी आरएसएस के लोग ही बयान देते हैं। कभी कहते हैं वो अपनी औरतों से कहते हैं कि 14 बीवियां करो, 40 बच्चे पैदा करो। कौन सा बयान है ये बीजेपी के नेताओं का बयान है। किसका बयान है, नाम बताइए। अब आप अगर इस पर बात रखती कि भाई आपको ये आंकड़े जमा करके लाने हैं किस किस के बयान, तो मैं वो लेकर आता। तो आप ऐसे डिबेट जिस पर है उसी पर आप ऐसे कुछ भी नहीं बोलेंगे ना मौलाना रशीदी, ऐसे कुछ भी नहीं बोलेंगे ना। अब डिबेट जिस पर है उसी पर बात कर लीजिए। हाँ, तो उसी पर आपने शुरुआत की ना। देखिए, अगर आप किसी पर आरोप लगाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा आरोप आप पर तो नहीं है ना। आप बीजेपी आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आरोप आप बीजेपी आरएसएस पर आप आरोप लगाएंगे तो नाम तो बताना पड़ेगा भाई। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मैं किसके लिए क्या बयान। मौलाना रशीदी, नाम बता के बात कीजिए। बीजेपी के लोग पूछेंगे ना मुझसे कि आपने हमारे बयान को क्यों तोड़ मरोड़ के पेश किया। पैनल में नहीं है, अब सुनिए मेरी बात को विवर तक जाने देना चाहिए, बीच में टोका टाकी अच्छी नहीं है। मिसगाइड कोई नहीं कर रहा है। ये पब्लिक फोरम पर मौजूद है, आप सोशल मीडिया पर जाकर देखिए कितने बयान आपको मिल जाएंगे। कौन देता है बयान? पिछली बार आप मेरे शो में आए थे तो आपने ही कहा था कि सबूत हाथ में होने चाहिए। अब आप अगर कोई ऐसी बात कर रहे हैं तो सबूत हाथ में लेकर आना चाहिए था फिर तो। नहीं, आप सबूत लेकर बैठना चाहती हैं या अगर आप सिर्फ जो यहाँ पर खुद को डिफेंड करने के लिए जनसंख्या के सबूत दे रहा हूँ ना आपको। जनसंख्या के नहीं, आपने कहा जनसंख्या के सबूत दे रहा हूँ और आंकड़ों के साथ दे रहा हूँ, आंकड़ों के साथ दे रहा हूँ। अब आरएसएस ने क्या बयान दिया, इसका सबूत आप क्यों मांग रही हैं? आपने बोला कि बीजेपी के लोग 12 बच्चे पैदा आप आरएसएस की प्रवक्ता हैं क्या? अरे भाई 12 बच्चे पैदा करने का अगर आप आरएसएस की प्रवक्ता है तो सबूत ले लीजिए। अगर आप बीजेपी की प्रवक्ता है तो सबूत ले लीजिए। दूसरी दिशा में मत लेकर नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ले जा रही हैं सबूत। आप क्यों मांग रही है मुझसे बीजेपी के बयान का, क्योंकि आरएसएस के बयान का? नहीं, आप मत लीजिए। ये सबूत मुझसे वो लोग मांगेंगे। आप मुझसे जनसंख्या का सबूत लीजिए, मैं दूंगा आपको। मौलाना रशीदी, आप डिबेट को जो है उधर मत ले जाइए कि आप प्रवक्ता बन जाए बीजेपी आरएसएस। सबके लिए है तो आपके पास भी तो होगा। आपके पास भी तो है ना मोबाइल। मैंने थोड़ी ना आरोप लगाया, आप लगा रहे हैं तो आप बताइए मौलाना रशीदी। चलिए खैर, 50 बयान आपको मिल जाएंगे। आप जानबूझकर अनदेखी करना मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप मंच पर अगर इस तरह से किसी का नाम लिए बिना और हवा में बात करेंगे तो वो नहीं चलेगा। हवा में नहीं चलेगा, हवा में नहीं कर रहा। आप उसको ढंग से बताएं किस नेता ने किस तारीख को ये बयान दिया। चलिए बोलिए। आप ये कहते हैं ना कि भाई ये सारे सबूत आपको लेके आने हैं और आज के बाद कोई भी डिबेट होगी बगैर सबूत के नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा और बीजेपी आरएसएस के प्रवक्ता के सबूत मैं लूंगी आपसे। ये आपको कहना चाहिए था पहली डिबेट में, या बोलना चाहिए था जब आपके कोऑर्डिनेटर टाइम ले रहे थे कि भाई ये सारे सबूत बीजेपी वालों के लेके आना। आप अरे मुझे नहीं पता था। आप अगर कांग्रेस पर बोलते मैं तब भी आपसे यही कहती कि नेता का नाम बताइए। मोहतरमा सुनाइए, देखिए आरएसएस के जो बयान हैं कितने कंट्रोवर्शियल हैं आप अच्छी तरह जानती हैं, लेकिन जानबूझकर आप उनके बयानों को छुपाना चाहती हैं तो छुपाइए। इसमें मेरा हम क्या नहीं कहते बिल्कुल भी। मेरा क्या हित है? मैं सिर्फ ये कहता हूं कि दर्शकों को मिसगाइड नहीं करना चाहती। फर्टिलिटी रेट क्या है? फर्टिलिटी रेट क्या है? अमेरिकन एक कंपनी है पियो, उसने बाकायदा इसका आंकड़ा दिया है कि मुस्लिम महिलाओं में 47% कमी आई है फर्टिलिटी रेट में और हिंदू महिलाओं में 42% आई है। क्या इसको भी झुटला देंगी आप? मैं क्यों झुटलाऊंगी? और फिर आप उस बात को कहना चाह रही हैं कि नहीं साहब, मुसलमानों की वजह से जनसंख्या बढ़ रही है। बात करते हैं तो इसमें ऐसी क्या डिबेट है? आप मुझे बताइए, हिंदू आंकड़ा आजादी के बाद में 33% था, वो बढ़कर 96% पे चला गया। मुसलमान का आंकड़ा 3-4% था, वो सिर्फ 13-14 पर आया है। तो किसका फर्टिलिटी रेट बढ़ा है, किसकी जनसंख्या बढ़ी है? फर्टिलिटी रेट दोनों का कम हो रहा है। नहीं, दोनों का कम हो रहा है ना, दोनों का कम हो रहा है। ये आंकड़ा किसका बढ़ा है? किसका बढ़ा है, किसका कम हो रहा है? दोनों का कम हो रहा है, ये तो आपको भी पता होगा ना। हम तो 4 से 13 पर गए हैं और आप जो है 33 से 96 पे चले गए। 66% ग्रोथ ज्यादा है आपकी, और फिर मुसलमान दोषी है हिंदुस्तान में जनसंख्या बढ़ने का। ये मुझे समझ में नहीं आता। कहाँ दोष दिया जा रहा है? आप ही लोग तो दे रहे हैं। समग्र नीति की बात हो रही है, समग्र नीति की बात हो रही है और उसी पे मैं चर्चा करना चाहती हूँ। समग्र नीति का मतलब ये है
कि जब सरकार का एक नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो आप उस पर क्या आपने 8 साल में काम किया है? क्या आपने सबको समान रोजगार दे दिया? क्या आपने सबको समान नौकरियां दे दी? क्या आपने सबको समान शिक्षाएं दे दी? ये सब कुछ आपने किया नहीं। एक नया विवाद लेकर खड़े हो गए। आपकी जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे अभी कहा था सीतारमन जी ने कि साहब रुपया नहीं घट रहा है बल्कि डॉलर बढ़ रहा है, समझे? जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सर्दी नहीं बढ़ रही है बल्कि हमारी सर्दी सहने की क्षमता कम हो रही है। मौलाना रशीदी, सवाल तो यही है ना, क्या रेट आपने खुद ही मुद्दा उठा दिया। देखिए सवाल यही है, ये है नहीं बयान, सवाल ये नहीं मैं वही नहीं है। अरे भाई सवाल यही है, वही तो मैं कह रही हूँ। सवाल यही है कि कैसे रोजगार सबको मिलेंगे। आपने अभी तक कहां से नौकरियां आएंगी? आपने अभी तक कहां से संसाधन जुटेंगे? अरे भाई सवाल ही यही है, आपने खुद अपने सवाल में जवाब दे दिया। मैंने जवाब नहीं दिया, आप सोच रहे हैं उस बात को। मैंने ये कहा है कि जनसंख्या अब नियंत्रण करेंगे आप। अब से पहले जो जनसंख्या है, क्या उसमें आपने नौकरियां दे दी? क्या आपने उसमें रोजगार दे दिया? क्या आपने उसमें सबको कारोबार दे दिया? आपने सारी कंपनियां बेच खाई। आपने जो हमारा जो सरप्लस था वो बेच खाया। आपने हज़ारों करोड़ के जहाज अपने लिए बनवा लिए, 1000 करोड़ के ऑफिस बनवा लिए। ये सारी चीजें, सारा पैसा तो आपने अपने मौलाना रशीदी, हर साल 2 करोड़ का आंकड़ा जनसंख्या में बढ़ रहा है। उसके हिसाब से हम बात करें, क्योंकि दौड़ तो 5 विज्ञान के हिसाब से हम बात करें, हम 4 होते हैं, आपके नजदीक 5 होते हैं। फिरोज साहब, फिरोज अहमद भट्ट साहब, नहीं मेरे मानने ना मानने का तो सवाल ही नहीं है ना यहाँ पर। तो पता है यहाँ पर मेरे मानने ना मानने पे बहस नहीं हो रही है। एंकर जो है हमारी बात को मानता ही नहीं है। हम चाहे जितनी सही बात रखें, नहीं मानेगा एंकर, क्योंकि एंकर ने तय कर लिया है कि जो भी मुस्लिम कम्युनिटी से आएगा या जो भी कांग्रेस की तरफ से आएगा, दूसरी पार्टियों की तरफ से आएगा, हम उनकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। बीजेपी का आदमी झूठ नहीं बोलेगा, बैठकर। और मौलाना रशीदी, आप कौन सी पार्टी की तरफ से? मुझे तो लगा आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप किसी पार्टी की तरफ से हैं क्या? कौन सी पार्टी की तरफ से समझ लीजिए। नहीं, किस पार्टी की तरफ से? आप सोच सकते हैं किसी भी पार्टी की तरफ से। कैसे सोच सकते हैं आप, बता दीजिए। आप तो सोच रहे हैं, आप तो एक अलग ही दिशा में बात कर रहे हैं। मैं दिशा में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सही दिशा में बात कर रहा हूँ, जिसको आप सुनना नहीं चाहते और आगे बढ़ाना नहीं चाहते। फिरोज अहमद भट्ट साहब, ये जो सवाल खड़े किए हैं यहाँ पर फर्टिलिटी रेट को लेकर, क्योंकि ये ओवैसी साहब ने भी सवाल खड़े किए और यहाँ पर मौलाना रशीदी भी एक अलग ही दिशा में इस बहस को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आपने इस मुद्दे पर एक पूरा रिसर्च किया है, कोर्ट में भी इस मामले को आप लेकर के गए हैं। इन सवालों का जवाब मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि असलियत क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं रीमा साहिबा शुक्रन कसीरन कहूँगा आपको, बेतहाशा शुक्रिया कि 31 मिनट बाद आपने मुझे मौका दिया। कोई बात नहीं। और मेरे यहाँ भाई बैठे हैं, छोटे भाई रशीदी साहब, साजिद रशीदी साहब को मुझसे बड़ी शिकायत थी कुछ डिबेट्स में कि मैं बीच में टोका टाकी करता हूँ, लेकिन आज मैंने बिल्कुल टोका टाकी नहीं की। और वही एटीट्यूड मैं भी चाहूँगा इनसे, क्योंकि मैंने इनके जज्बात का जो है पूरा ख्याल रखा है, रिस्पेक्ट रिगार्ड रखी है, और आपसे भी मैं यही उम्मीद करूँगा। अब आपने कहा है कि इसमें मैं थोड़ा सा, मुझे वक्त दें, आप क्वालिटी टाइम दीजिए। बोलिए। देखिए क्या है हिंदुस्तान के लिए, मैं समझता हूँ कि ये जो पॉपुलेशन विस्फोट है वो न्यूक्लियर विस्फोट से ज़्यादा ख़तरनाक है, और इसका हमें सबको पता है। वो एक सुनील कुमार सिंह जो है, शायद बीएसपी के नेता हैं, वो कह रहे थे हमें सब पता है, जेडीयू के नेता हैं, कह रहे थे हमें पता है, सब कुछ है, कांग्रेस को भी पता है, सपा बसपा सबको पता है, सारी पार्टीज को पता है, ओवैसी साहब की पार्टी को पता है कि ये न्यूक्लियर विस्फोट से ज़्यादा भयंकर विस्फोट है। लेकिन क्या हो रहा है, इस पर ज़बानी जमा खर्च हो रहा है पिछले 70 साल से। देखिए, मैं बचपन से सुन रहा हूँ, मिसेज इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, वो कहती थी हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो तो नहीं हुए, हम दो हमारे 5, 7, 8, 10, 12 हो गए, लेकिन कंट्रोल नहीं किया उन्होंने। ज़बानी जमा खर्च होता था उसमें। मैं थोड़ा सा डिथर कर रहा हूँ। वो कहते थे कि गरीबी हटाओ, गरीब बेचारे चले गए, हट गए, गरीबी नहीं हटी। तो मेरे कहने का मकसद ये है, देखिए कानून की मैं बात करता हूँ, एक है यहाँ पे कमीशन है, उसका नाम है NCRWC। क्या है NCRWC का मतलब है नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें इसने सरकार को ही लिखा है कि अभी बात हुई थी, बड़ी अच्छी बात कही थी गौर साहब ने हमारे, कि एक समान नीति होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कानून का कोई
पर्सनल लॉज से हटके ये यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाए, सबकी समान नीति हो जाए, सारे रटाखे जो हैं सब खत्म हो जाएंगे। तो समान नीति पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो समान नीति का मतलब ये, अब देखिए समान नीति में जेंडर जस्टिस भी आ जाएगा। अच्छा, अभी बात आई थी, हमारे भाई ने बात कही थी कि बीजेपी और आरएसएस सब हिंदू मुस्लिम बनाते हैं। मैं मोदेबाना उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि देखिए कोई भी हिंदू मुस्लिम नहीं बनाता। और हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं, क्या नाम है इनका, हिमंता बिस्वा शर्मा, इन्होंने एक मरतबा एक कॉन्क्लेव में, किसी आपकी तरह टीवी कॉन्क्लेव में ये बात कही थी कि असम की जो पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, वो एक टाइम पे उनके राज में 29 थी, अब 35 हो गई, उन्होंने पॉइंट आउट किया था। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि हम जो है हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं इन मुस्लिम बच्चों को हम अच्छे स्कूल दें, मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ जो है हम इनको प्रोफेसर्स बनाए। हाँ, फैक्ट बताया, बिल्कुल ठीक है, फैक्ट बताया। और फैक्ट जो है पॉजिटिव उसमें उन्होंने बताया कि हम चाहते हैं मदारस के बच्चे जो कुरान जैसी एक थिक जो किताब है उसको कंठस्थ कर लेते हैं, इन बच्चों की इस काबिलियत को टैप करना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि हम इनमें से प्रोफेसर बनाएंगे, डॉक्टर्स बनाएंगे, इंजीनियर्स बनाएंगे, आर्किटेक्ट बनाएंगे। बिल्कुल सही सोच है उनकी। तो अगर इसको ये सोचा जाए कि भाई ये हिंदू मुस्लिम का हो रहा है मामला, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो भी सरकार है, चाहे कांग्रेस की रही हो, थर्ड फ्रंट की रही हो, या अब ये बीजेपी की सरकार है, हर सरकार ठंडक से अपना वक्त गुजारना चाहती है और ये चाहती है देश आगे बढ़े। जैसे मोदी साहब कहते हैं कि मेरे सपनों का जो भारत है वो 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी तक पहुंचे, 5 से 10 तक पहुंचे और विश्व गुरु बने। तो हमें सरकार के हाथ मजबूत करने हैं। और सुनील कुमार सिंह साहब से भी मैं कहना चाहूँगा, जेडीयू के नेता हैं, बड़े नेता हैं, कदावर नेता हैं, कि इस डिबेट को कम से कम वो तो ना बनाएं इसको हिंदू मुस्लिम। और इसमें हिंदू मुस्लिम आरएसएस बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, ये एक नीति बननी है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो ख़वातीन को होती है। अगर एक औरत बजाय 2 के 10-12 बच्चे जनती है, उसकी हेल्थ का क्या होगा, उसकी फैमिली का क्या होगा? ये सारी सोचने की बातें हैं। जब ये एक नीति बन जाएगी, जिसके लिए डॉक्टर भागवत और दत्तात्रेय साहब कह रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें बीजेपी सपा बसपा कुछ नहीं है, ना हिंदू मुस्लिम है। ओके, ठीक है। तो मैं मौलाना रशीदी, क्योंकि मैं मनु जी से इस बारे में, उन्होंने तो पूरा रिसर्च किया है। मनु जी, ये धर्म कहां से बीच में आता है? क्योंकि आज जो बात सामने आई है वो घुसपैठ की सामने आती है, धर्मांतरण की सामने आती है और समान नीति की सामने आती है। और तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए इंटरकनेक्टेड मुद्दे हैं जिसको उठाया गया है और इसको बताया गया है कि किस तरह भारत के विकास को लेकर जब बात होती है तो इनको अब हल करने की जरूरत है। मनु जी। देखिए रीमा जी, सबसे पहली चीज, जब भी जनसंख्या की बात होती है तो आपने कहा धर्म बीच में कैसे आ जाता है। धर्म में सिर्फ विशेष 2 धर्मों की ही बात क्यों होती है? हमारा सेकुलर देश है, हमारे यहाँ अलग अलग धर्म, अलग अलग मत, संप्रदाय, समुदाय के लोग निवास करते हैं। हमारे यहाँ अगर टोटल फर्टिलिटी रेट देखें तो जैन समुदाय की मनु जी, आपको यहाँ पर, मनु जी मैं आपके पास लौट कर आ रही हूँ। एक इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है, हमें सीधे चलना होगा डिफेंस एक्सपो में, गुजरात में जो चल रहा है वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिफेंस एक्सपो में है, जरा वहां चलते हैं। तरह से यह डिफ एक्सपो दुनिया के विभिन्न देशों के साथ हमारे डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने और म्यूचुअल इंटरेस्ट के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक फोरम बन गया है। और साथियों, डेफ एक्सपो 2022 की शानदार सफलता दुनिया के अन्य देशों के हाई लेवल डेलीगेशन और बड़ी संख्या में कंपनियों के एग्जीबिटर्स की अभूतपूर्व भागीदारी से स्पष्ट है कि कितना सफल रहा है। इसके अलावा हाइब्रिड फॉर्मेट में आयोजित होने के कारण विभिन्न देशों के पार्टिसिपेंट्स ने इस मेगा इवेंट में वर्चुअल मोड से भी पार्टिसिपेट किया था। जो हमारी ये इंडो अफ्रीकन और IOR प्लस ये जो कॉन्क्लेव हुई थी, बहुत सारे डिफेंस मिनिस्टर्स और वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स ने वर्चुअली भी अपने विचार व्यक्त किए थे। और साथियों, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि बंधन सेरेमनी ने कई मामलों में अभूतपूर्व सफलता अर्जित की है। और मुझे बताया गया है कि इस इवेंट में बड़ी संख्या में जो MOUs, प्रोडक्ट लॉन्चेज, मेजर अनाउंसमेंट्स, बिजनेस एंटिटीज के साथ DRDO के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट हुए, जो देश में उभरते रोबस्ट डिफेंस इकोसिस्टम का एक प्रमाण है। यह निश्चित रूप से मेक इन इंडिया
और मेक फॉरवर्ड कि हमारे लक्ष्यों की दिशा में एक बड़ा कदम होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और मेरा विश्वास है कि आज हमारे द्वारा किए जा रहे एएमयूज हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को और मजबूत करने में उपयोगी सिद्ध होंगे। डिफेंस प्रोडक्शन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे प्रयासों की सीरीज में एक यह और सिग्निफिकेंट स्टेप है। इस अवसर पर मैं उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिनके प्रयास व डेडिकेशन ने इन एमओयूज के फाइनलाइजेशन में योगदान दिया है। मैं सभी स्टेक होल्डर्स को उनके ट्रस्ट एवं गुडविल के लिए भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिनके प्रयासों से इन एमओयूज पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए हैं। साथियों, भारत के प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है। हमारा देश अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों को सेल्फ रिलायंट और उसे ग्लोबल सप्लायर बनाते हुए इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार ने अनेक ऐसे कदम उठाए हैं जो आत्मनिर्भरता और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को निश्चित रूप से बढ़ावा देंगे। डिफेंस प्लेटफॉर्म्स और प्रोडक्ट्स पर बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता हमारे लिए बड़े ही एक गर्व की बात है और यह 2024-25 तक 35,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करने में मदद होगा। आज मैं 35,000 करोड़ जो मैं कह रहा हूं, अब हम लोगों का अनुमान है कि यह 40,000 करोड़ यह हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट होगा। मुझे विश्वास है कि डेफ एक्सपो 2022 के उत्साह और जोश को पॉजिटिव कोलैबोरेशंस के साथ नए क्षेत्रों में आगे बढ़ाया जाएगा। यह डिफेंस कंपनीज के बीच बिजनेस एंगेजमेंट्स को इन्हांस करते हुए भारत को डिफेंस प्लेटफॉर्म और प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में एक अग्रणी निर्माता और निर्यातक के रूप में आगे बढ़ाने में मदद करेगा और भारत के विजन एट 2047 तक पहुंचने में भी यह हमारी मदद करेगा। साथियों, यहां मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि रक्षा क्षेत्र में हमारी मजबूती का प्रयास किसी भी दृष्टि से अपना वर्चस्व स्थापित करने के उद्देश्य से नहीं है। भारत ने संपूर्ण विश्व को हमेशा अपना परिवार माना है और सबके कल्याण और विश्व शांति की भावना से ही भारत आगे बढ़ा है। जैसा महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा, यह देश आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, यानी हम अपना मोक्ष भी चाहते हैं तो केवल अपने कल्याण के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम अपना मोक्ष चाहते हैं। यह सोचने वाला भारत है, यानी व्यक्तिगत और जगत के सामूहिक हितों को साथ लेकर चलने की यह बहुत ही पुरानी परंपरा हमारे भारत में रही है और मैं रक्षा क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता हमारे इसी प्रयास को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। साथियों, यह डेफ एक्सपो इतना भव्य रहा, इतने सुचारू रूप से इसका पूरा संचालन रहा कि अनेक लोगों ने मुझसे पर्सनली इसकी सराहना की है। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत और हम बात कर रहे थे कि किस तरह से इस मुद्दे को जो डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। मनु जी, मेरा सवाल आपसे था और आप कुछ कह रहे थे, कंटिन्यू करिए। अनम्यूट कर लीजिए मनु जी। जी, मैंने ये कहा था कि अगर आप धर्म के आधार पर देखें तो हमारे देश में सबसे लोएस्ट फर्टिलिटी जो है वो जैन समाज का है और वो सबसे रिचेस्ट कम्युनिटी है हमारे देश की। डॉक्टर सुनील जी अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो हमारे देश में हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट स्टेट में बिहार आता है और सबसे गरीब राज्य है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है
और अगर इसके बावजूद भी नहीं समझते, इतने धर्म, इतने जाति, इतने मत, विषय ये नहीं है कि कौन बढ़ रहा है कौन कम हो रहा है। कहा गया कि एक सबब हुआ, देश विभाजित हो गया, अब तो जो बचे हैं वो इस देश में सब लोग समान है, सबको समान तौर पर रहना है, तो सबके लिए समान नीति क्यों नहीं हो सकती, जिससे कि हम आने वाली पीढ़ी और खास तौर से इस देश की महिला वर्ग जो 50% आबादी है उसके शोषण को रोक सकें, जिसके प्रजनन, जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव राइट्स देने की बात हम करते हैं, लेकिन क्या हमारा समाज, क्या हमारी सरकारें आज तक महिलाओं को रिप्रोडक्टिव राइट्स दे पाई? क्या उन्हें मना करने का अधिकार दे पाई? क्या जब वो अपनी सास से, अपनी जेठानी से, अपनी ननद से कह सके कि नहीं मैं 2 से ज्यादा बच्चों को जन्म नहीं दूंगी, मेरे शरीर का नुकसान होता है, टिप्पणी मेरे आगे करूंगा आने वाले छोटी बच्चों सी का नुकसान होता है, 10 सेकंड की, इस पे कोई बात नहीं करता। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। महिला सशक्तिकरण हमारे देश में तब हो पाएगा जब महिलाओं को मना करने का अधिकार मिलेगा, और उसके लिए एक समान नीति बनाने की बहुत आवश्यकता है। महिलाओं के ताल्लुक से बहुत कायदे की बात की है। फिरोज साहब पहले इसको कुछ कहना चाह रहे हैं और फिर मौलाना साहब आपके पास आ रही हूं। नहीं, देखिए गौर साहब ने महिलाओं के ताल्लुक से बहुत कायदे की बात कही है। देखिए क्या है कि होता क्या है आज का, अब तक सरकार में क्या होता चला रहा है, बीजेपी सरकार में हो रहा है, जो फर्स्ट संडे है उसको एक पोलियो डे मनाते हैं। इसको करना ही चाहिए, फर्स्ट संडे को हेल्थ डे मनाएं, और जो बीपीएल जो है सेक्शन और ईडब्ल्यूएस सेक्शन है वहाँ महिलाओं को बताएं कि भाई उसमें कॉन्ट्रासेप्शन है, कंडोम्स हैं, सारी चीजें हैं, इनका इस्तेमाल होना चाहिए। बहुत जगहों पर आंगनवाड़ी में नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अभी भी उस स्पीड से नहीं हो रहा है जिस स्पीड से होना चाहिए। पहली बात, अभी अंबर ने बात कही थी, तो देखिए इसमें बिल्कुल सही कहा कि महिलाओं का रिप्रोडक्टिव राइट होना चाहिए कि भाई जब मर्जी आए आप जो है अपनी मर्जी से महिला को कहें कि जी हमें बच्चा चाहिए, तरीका नहीं है। महज़िब जो देश है उसमें इस तरह की बात नहीं चलती है। और एक आखिर में बात कह के बात को ख़त्म करूंगा, हमारे बहुत ही एक मुअज़्ज़िज़ सांसद हैं, उनका नाम है शफीकुर रहमान बर्क साहब। वो मतलब इस तरह की बातें करते रहते हैं। अभी हाल में उन्होंने जनसंख्या को लेकर ये कहा कि बच्चे खुदा की देन है। ठीक है, चलिए बच्चे खुदा की देन है, ठीक है, उनको रोकना नहीं चाहिए, लेकिन आपने ये बात नहीं कही शफीकुर रहमान बर्क साहब ने कि क्या कोई नीति आपने, एमपी हैं आप, इतने बड़े इलाके के लोग मानते हैं कि आपने उन बच्चों के लिए जो अल्लाह की देन है उनके लिए अच्छे स्कूल बनाए, उनके लिए अच्छे प्लेग्राउंड्स बनाए, उनके लिए अच्छी सुविधाएं दी, उनके लिए अच्छे ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए? ये मतलब ये तो आपने कुछ कहा नहीं, ये तो बताया नहीं। वो ठीक है, अल्लाह की देन है, सही है, लेकिन उनके लिए सुविधाएं भी दें। और भारत जो है चूंकि विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है, तो ये सारी चीजों भड़काने की जरूरत नहीं है। ये बहलाते, फुसलाते, भटकाते और भड़काते हैं ये लोगों को, और इससे मुस्लिम तबका बदनाम होता है। इस बात से भी आपत्ति है क्या? इस बात से भी आपत्ति है? आपने मुझसे सबूत मांगा था कि किस आरएसएस और बीजेपी के नेता ने कहा। अभी तो पहले मैं ये पूछ रही हूं ना, 2016 में मोहन भागवत जी का बयान आगरा में, उन्होंने कहा कि जब दूसरे धर्म के लोग बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं तो हिंदुओं को कौन सा कानून रोकता है ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए? ये 2016 का 2022 चल रहा है। सुनिए, 2017 में साक्षी महाराज ने कहा, सुनिए 2000, मुझे पता है ना कि आप नहीं मानोगी मेरी बात, मेरे मानने की अब आंकड़े, अब सबूत दे रहा हूं तो उसको भी नहीं मानूंगी। अफसोस है, सबूत मांगा तो मुझे अफसोस है, मैं आपको मुद्दे से भटका रही हूं, अफसोस है। आप सुन तो लीजिए ना, आप ये बताइए 2017 में साक्षी महाराज ने कहा 4 बीवी रखो और 40 बच्चे पैदा करो। साक्षी महाराज के बयान के बाद एक सेकंड, तो फिर आप अपडेटेड, तो आप नहीं मानेंगे ना, आप नहीं मानेंगे। आप सवाल कीजिए मुझसे, आप सुनिए, आप सवाल कीजिए, जवाब दूंगा। आप सुनिए मौलाना रशीदी, साक्षी महाराज का आपने नाम लिया तो आप अपडेटेड रहिए। उसको लेकर बीजेपी ने उनसे जवाब मांगा और उसके बाद उन्होंने अपना जवाब दिया। कोई जवाब नहीं मांगा, उनके खिलाफ एफआईआर हुई मेरठ में। आप ये बताएं, आप पार्टी की बात कर रहे हैं, एफआईआर हुई इस बयान पर, आप पार्टी की बात कर रहे हैं ना कि बीजेपी आरएसएस का नाम लेकर आप सवाल कीजिए। आप मुझे पता नहीं मानेंगे, आपको सबूत देना गलत है मंच पे, तो आप उनका नाम ले लेके बात क्यों कर रहे हैं? आप सवाल कीजिए। उस पार्टी के लोग नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि फिरोज साहब ने जो बात कही और मनु साहब ने जो बात कही, दोनों ने ही इस डिबेट को महिलाओं के अधिकारों पर लेकर के गए कि क्या महिला को ये अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अंबर ज़ैदी पहले ये बात कह चुकी है, इससे भी आपको क्या एतराज है? नहीं, महिलाओं को तो अधिकार है, इस्लाम ने तो महिलाओं को अधिकार दिया हो। इस्लाम तो ये कहता है कि अगर औरत एक भी बच्चा ना जन सके तो उसको फोर्स ना किया जाए, ये इस्लाम कहता है। फिरोज साहब को शायद नहीं पता।
लेकिन मुसलमान नहीं मानते इस्लाम कहता है इस बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इस्लाम बल्कि यही इस्लाम कहता ने है, ये तक कहा है मुसलमान कि नहीं अगर मानते आप इस बात को। सुनिए, मसला तो इस्लाम सारा ने तो ये ये कहा है कि अगर आप रशीदी बीवी साहब को अफोर्ड ना कर सको तो शादी भी मत करो। अगर एक अफोर्ड कर सको तो एक करो, दूसरी अफोर्ड कर सकते हो दूसरी करो, नहीं तो मत करो। ये और इस्लाम ने तो मुस्लिम औरत के बारे में ये भी कहा है। सुनिए अंबर एक सेकंड, इनको मोहन एक सेकंड बात पूरी करूंगा। सुनिए साजिद भाई, इस्लाम ने तो रीमा जी इस्लाम ने तो मुस्लिम महिला के बारे में ये तक कहा है कि माँ के पैरों तले जन्नत होती है। तो ये मुस्लिम मर्द कहाँ इस बात को मानते हैं? बच्चा पैदा करने के लिए उसकी मर्जी है कि नहीं? ठीक है, आपने कह दिया। हाँ। और इस्लाम ने औरत को बाकायदा शादी में इजाजत की बात कही है। अगर इजाजत दे तो शादी सुन लेते हैं। अधिकार क्या देगा? जो प्रैक्टिकली हमें देखने के लिए नजर आता है, अगर किसी के 4 या 5 लड़कियां हो जाती है तो उसका पति 1 सेकंड नहीं लगाता दूसरी बीवी लाने के लिए कि मुझे लड़का चाहिए। और इस बात को जस्टिफाई करने के लिए हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स और मौलाना ही रहते हैं, कह रहे भाई क्योंकि इसको बेटा चाहिए तो आप नहीं रोक सकते। और ये इस्लामिक अधिकार है कि आप एक दूसरी शादी कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं, चाहे उसकी हैसियत हो ना हो। ये सारी चीजें जो फिकी आप बताते हैं कि इस्लाम ये कहता है, इस्लाम वो कहता है, ये बात हम भी जानते हैं। लेकिन इस्लाम ये कहता है और जो मुसलमान मानता है, प्रैक्टिकली करता है, उस पर सवाल उठता है। क्योंकि भारत में आज भी पर्सनल लॉज है, फैमिली लॉज है, धर्म के आधार पर। उसी की वजह से मुस्लिम महिलाओं के साथ साथ जो अब तक सौतेला रवैया हुआ है भारत के संविधान की तरह, जबकि सबको समान अधिकार है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को आज तक समान अधिकार नहीं मिले हैं उनको, तो वो अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो ये बेसिक उनमें से सबसे बेसिक चीज है कि उनके पास ये अधिकार होना चाहिए। जबकि आपने जो एक बात कही इस्लाम की, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी खुद की एक बेटी थी, लेकिन मुसलमान कितना मानते हैं? ये भी बता दूं, जो लोग दूसरी या तीसरी चौथी शादी करते हैं उसमें एक बहुत बड़ा उसूल भी है कुरान में, वो भी मैं समझा देता हूँ क्या है। नागरिक होने के नाते हर एक इंसान का और भारतीय का हक है। अंबर आमतौर से ऐसा कहा जाता है कि मुसलमान जो है 4 शादियां करते हैं, काफी जगह हमने सुना है। लेकिन इसका एक मैं बताता हूं क्या उसूल है। आप अगर 2 शादियां करें या 4 करें, 3 करें, आप सबको कपड़ा लत्ता जूता सब चीजें दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, लेकिन ईगो जो होता है ना, एक सेम मेंटल लेवल नहीं दे सकते। अगर वो दे सकें करिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है तो शादी करना। आज का मुसलमान एक बीवी को नहीं संभाल सकता, झेल सकता, 4 क्या करेगा? सवाल यही है कि आपको पता है कि आप एक बीवी के साथ ही जस्टिस कर सकते हैं। इनफैक्ट एक के साथ भी नहीं होता, जो आजकल का जमाना है। बिल्कुल, दूसरी लाके तो खुद इंजस्टिस हो जाता है। तो आप इस्लाम और फिक़ह को कहां से फॉलो करते हैं? आप एक बीवी के आते दूसरी को छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीजें जब तक कानून नहीं बनेंगे समान और समग्र नीतियां नहीं होंगी धर्म और जाति से ऊपर उठकर, तब तक ये सारी चीजें होती रहेंगी। और बहुत जरूरी है भारत को आगे ले जाने के लिए कि हर चीज में, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो और चाहे पॉपुलेशन की बात हो, सब में एक समान नीति हो जो धर्म निरपेक्ष और जाति निरपेक्ष हो। ठीक है मौलाना रशीदी, रीमा जी, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जब हम बताते हैं कि इस्लाम ये कहता है तो फिर ये लोग इस पर आ जाते हैं कि मुसलमान तो मानता नहीं। अरे भाई मुसलमान नहीं मानता तो हम क्या करें उसका? हम क्या करें उसका? अगर मुसलमान नहीं मानता तो हम क्या करें उसका? अरे भाई आप लोग आगे आइए, सुनिए एक मिनट रीमा जी, आप ज्ञानी ध्यानी हैं, एक मिनट अंबर एक सेकंड, अंबर गुस्सा ना करें। अंबर ये डिबेट बहुत अच्छी चल रही है, 1 सेकंड मुझे कहने दें। या तो इस्लाम के खिलाफ बोलना है, अगर इस्लाम सही निकला है तो मुसलमान के खिलाफ। सुनिए, इस्लाम के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा। सुनिए अंबर एक सेकंड नहीं होती, इस्लाम मुसलमान मैं एक बहुत अहम बात कहने वाला हूँ अंबर, थोड़ा मुझे डिबेट पूरी नहीं होती। 1 सेकंड, अगर ये इस्लाम और मुसलमान को डिबेट में से निकालते हैं, सुनिए एक मौलाना रशीदी साहब एक बात सुनिए, आपने अभी एक सवाल पूछा रीमा जी, ये बात रह जाएगी मेरी को आप किस कैटेगरी में रखते हैं? क्या वो अरे वो छोड़िए, पर्सनल ना जाइए। को आप कहां रखते हैं? क्या वो मुस्लिम नहीं है? मैं तो ये कह रहा हूं, ये हमें मैं कह रहा हूं कि अगर इस्लाम ने बात वाली रखी तो ये मुसलमान के आगे है। अगर हम मुसलमान की बात रखते हैं एक अहम चीज आ जाएगी रीमा जी, यानी इनको इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ बोलना है। अरे मेरी बात, हिंदुस्तान आप सुनिए, आप एक आलिम हैं, एक अमाइद हैं, एक अकाबिर हैं, और मुसलमान आलिम की इज्जत करता है, अमाइद की इज्जत करता है, अकाबिर की इज्जत करता है। आपकी भी आपने पूछा कि हम क्या, एक मिनट, आपने सवाल पूछा अगर मुसलमान नहीं मानता तो हम क्या करें? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बड़े सवाल आपने किया और इसका जवाब भी आप देंगे। आप जैसे लोग, अरे अरे आप इस्लाम की बात छोड़ दीजिए, मैं मानता हूं नहीं मानता हूं, ये मेरे और मेरे अल्लाह के बीच में है।
आप कोई जज नहीं है, यू आर नॉट द जस्टिस। मुसलमान नहीं मानते, मैं आपसे कह रहा हूँ अगर किसी को जबरदस्ती कराएंगे, अगर मुसलमान नहीं क्या आप जबरदस्ती कर रहे हैं? मुसलमान नहीं मानता, आप समझाइए, आप जैसे लोगों को समझाना चाहिए मुसलमानों को, ये आपका फर्ज है, ठीक है? कुछ भी बोल आप समझते भी हैं और फिर आप यू टर्न ले लेते हैं, बिगड़ जाते हैं। मुसलमान के खिलाफ बोलना छोड़ दीजिए, मुसलमान के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा, और मुसलमान के आप जिस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं वो मुसलमानों के खिलाफ हो जाता है, ठीक है? इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जो भी सबसे ज्यादा रवैया अख्तियार आप जैसे लोग अख्तियार कर रहे हैं, आपकी वजह से मुसलमान बदनाम हो जाते हैं। मुसलमान तो जिना भी करता है, मुसलमान तो चोरी भी करता है, वो सारे लोग करते हैं, क्या करूं मैं? नहीं करता, मैं क्या करूं उसका? तो आपका फर्ज है कि आप उसको रोकें, आप समझाएं, आप कहें मुसलमान, आप देखिए आलिम है, आप आलिम है, आप अकाबिर हैं, अमाइद हैं, आप समझाइए आप मुसलमान को ये गलत काम है, आप समझाइए मुसलमान को, आप समझाइए मुसलमान को कि नेशनलिज्म, वतन से मोहब्बत ये आधा ईमान है हमारा, आप समझाइए मुसलमान को, आप नहीं समझाते। मौलाना रशीदी, इस्लाम को कौन मानता है नहीं मानता ये डिबेट उस पर नहीं है, ये डिबेट उस पर नहीं। आप कहां लेकर जा रहे हैं इस डिबेट को? आप कहां लेकर पहुंच गए हैं? न माने जिसको नहीं मानना, इस्लाम के ऊपर चर्चा नहीं है यहाँ पर डिबेट में, आप बीजेपी और इसको बदनाम करते हैं, और इसीलिए सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान आप कहते हैं रशीदी साहब। आज की इस्लाम पर चर्चा नहीं है मौलाना रशीदी, सबसे ज्यादा हिंदू इस्लाम पर चर्चा नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ के बाद आपका नंबर 2 है समग्र नीति, उन्नति और उन्नत भविष्य भारत का कैसा हो उसको लेकर चर्चा हो रही है। मौलाना रशीदी ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस्लाम का पक्ष रखने के लिए नहीं, सभी लोग यहाँ पर इस्लाम को मानते हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं पक्ष यहाँ पे भारत का रखा जाएगा, कानून का रखा जाएगा। चलिए मैं मनु गौर जी के पास चलना चाहूंगी। बिल्कुल रखिए, ठीक है मनु जी, मनु जी पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैं इस्लाम का रखूंगा। अभी आपने खुद कहा था आपको किसी भी पार्टी से जोड़ लीजिए, कानों में उंगली दे लीजिए। आप भारत के पक्ष में इस्लाम का पक्ष शामिल है, जोड़कर देखिए। चलिए मनु जी रखिए मोहन बाबू। मेरा सभी पैनलिस्ट से एक निवेदन है और एक प्रश्न है। अभी मैं चर्चा सुन रहा था कि किसी को 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। अगर हम समान अधिकारों की बात करते हैं और पुरुष अगर ऐसी परिस्थिति में है कि वो उसके द्वारा विवाह के बाद वो बच्चा पैदा करने की स्थिति में नहीं हो, तो क्या ये दूसरी तीसरी शादी करने का अधिकार महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए? फिर बिल्कुल मिलता है, इस्लाम देता है अधिकार, इस्लाम बिल्कुल अधिकार देता है। मैं डंके की चोट कहता हूं कि अगर पुरुष इस लायक नहीं है कि बच्चे पैदा ना कर सके तो औरत को हक है कि वो उससे खुला ले, दूसरी शादी करे, ये इस्लाम कहता है। कितनी खवातीन खुला लेती हैं ये बताइए, फिर आप उसी पर आगे कितनी लेती हैं? दबाया जाता है ना खवातीन को। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ साहब। बीच में वैसे भी वक्त कम है, मनु जी की बात कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। तो इतने सारे राइट्स दिए खवातीन को, सबसे ज्यादा राइट्स दिए, मगर आप जैसे मर्द जो है उसके खवातीन के राइट्स को छीन लेते हैं। मेल फीमेल रेशो लगभग आज के समय पे लगभग बराबर है, एक महिला पे एक पुरुष है, एक पुरुष पे एक महिला। अगर हम ये बहु विवाह प्रथा को रखेंगे, बहु विवाह प्रथा अगर हम रखेंगे तो ये जो इम्बैलेंस होगा, अगर हम 4 विवाह करें, 2 विवाह करें, तो जो लोग छूट जाएंगे जिनके लिए जीवन तो संविधान की कॉपी उठाकर जो है इसको जला दीजिए, खत्म कर दीजिए संविधान को। अरे कैसी बात कर रहे हैं, संविधान में रशीदी आप कुछ भी बोलते हैं, आप कुछ भी बोलते हैं, आप कहीं पर चले जाते हैं, किसी का भी अपमान कर देते हैं, आप कुछ भी बोलते हैं मौलाना रशीदी। नहीं इस तरह से बात संविधान की इज्जत करिए, बदनाम होता है। संविधान की इज्जत करना सीखिए, थोड़ी सी भारत के कानून की इज्जत करना सीखिए मौलाना रशीदी। आप कुछ भी बोल लेते हैं, आप पैनलिस्ट को इस्लाम के पास, आप इस्लाम का पाठ नहीं पढ़ाइए। वक्त की बात है, वक्त की बात है मौलाना रशीदी, मैं आप लोगों को रोकूंगी। आप संविधान को जलाने की बात कर रहे हैं, वक्त की बाधा है, वक्त की बाधा है, हमारे पास इतना ही समय है। और इसीलिए मौलाना रशीदी, पहली बात तो कि
शब्दों पर संयम रखना थोड़ा सा सीखना होगा। संविधान की इज्जत करना, कानून की इज्जत करना और देश की संसद की इज्जत करना, ये सब सीखने की जरूरत है। नहीं, इन सब की इज्जत करना बहुत जरूरी है और आपको ये सीखने की जरूरत है, क्योंकि आप कुछ भी बोलते हैं। चलिए, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। अब सभी पैनलिस्ट हमारे साथ आज 5 की पंचायत के इस विशेष शो में जुड़े, और इसीलिए जब मुद्दा अब भारत के उन्नत भविष्य को लेकर है, उन्नति को लेकर है, और इसीलिए समग्र नीति की बात हो रही है। लेकिन जिस तरह से इस मुद्दे को आज यहां पर भी, इस मंच पर भी भटकाने की कोशिश हुई, तो जाहिर तौर पर यह देखने वाली बात है कि वो आखिर कौन लोग हैं जो भारत को उन्नत होते या भारत के भविष्य को उन्नत होते नहीं देखना चाहते। ये सवाल मैं आप ही के पास छोड़कर चलती हूं। बहरहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।